नमस्कार। तो ये तीसरा सत्र है जिसमें हम फेडरल गवर्नमेंट संघात्मक शासन पढ़ने जा रहे हैं। तो संघात्मक शासन जो है संघ शब्द से बना है। संघात्मक सरकार का जो जन्म है वो अवधारणा संघ शब्द से हुई है और ये फेडरेशन शब्द का जन्म लैटिन भाषा के फोर्डस से हुआ है जिसका अर्थ होता है समझौता या आपस में संधि। तो इससे तात्पर्य निकलता है कि संघ शासन अर्थात समझौता या संधि की सरकार। इसका जन्म जो है वो ये एक निर्मित सरकार होती है। संघीय व्यवस्था एक निर्मित है। कई छोटे छोटे राज्य अपने हितों की विशेष हितों की पूर्ति के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं पर अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए एक ढांचा तैयार करते हैं। इसे कहा जाता है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन की सबसे बड़ी विशेषता, जैसे मैंने आपको बताया कि संघीय शासन में बहुत सारे राज्य अर्थात बहुत सारे राज्य रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकती हूँ अमेरिका का सब। अमेरिका के शासन में 50 राज्य हैं। ये 50 राज्य मिल करके एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं और वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय शासन स्थापित होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इन 50 राज्यों की अपनी स्वायत्तता समाप्त हो चुकी है। इन 50 राज्यों की अपनी स्वायत्तता बरकरार रहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हम देखते हैं दोहरा शासन। यहाँ पर केंद्र का जो सेंट्रल में है, केंद्र में एक शासन होता है संघात्मक शासन। केंद्र की सरकार अपनी अलग होती है और इन 50 राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं और ये अपने अपने प्रांत का, अपने अपने प्रदेश का व्यापक स्तर पर प्रशासन करते हैं। केवल कुछ महत्वपूर्ण बातें केंद्र को प्रदान कर दी जाती हैं जिनका के प्रयोग केवल केंद्र कर सकता है, राज्य नहीं। अब हम इनके बेसिक एलिमेंट्स देखें। आवश्यक तंत्र बोल सकते हैं या संघात्मक शासन के हम सिद्धांत बोल सकते हैं और या आवश्यक तंत्र बोले। तो सबसे पहला चीज संघात्मक शासन के लिए जो जरूरी है वो है सर्वोच्च, लिखित और कठोर संविधान। सर्वोच्च का मतलब है कि संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होगा। संविधान के अधीन ही सारा देश रहेगा और जो बात संविधान में लिखी है उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता और उसके अगेंस्ट जाके कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता। दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। अब आपको मालूम होगा यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है आम जीवन में हमारे, तो हम समझौता अगर वर्बली करते हैं, बोल के करते हैं, तो वो टूट जाता है क्योंकि उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती, कोई सबूत नहीं रहता। पर अगर हम लिख करके समझौता करते हैं, समझौता नामा बनाते हैं, लिखित रूप में होता है, तो सामने वाला उससे मुकर नहीं सकता। चूंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों के बीच समझौता हुआ है इसलिए, और ये सारा समझौता देश का सबसे बड़ा कानून संविधान में लिखा होता है। तो जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। इसलिए जितने भी देशों में संघात्मक शासन है वहां का संविधान लिखित है। भारत में भी संघात्मक शासन है, यहाँ का भी संविधान लिखित है। अमेरिका में भी संघात्मक शासन है, वहां का भी लिखित संविधान है। बाकी विश्व के जिन जिन देशों में संघात्मक शासन है वहां संविधान लिखित ही होगा। तीसरा है कठोर। सबसे बड़ी चीज कि कठोर शासन अर्थात कठोर शासन से मतलब है संशोधन प्रक्रिया से। संशोधन प्रक्रिया जो है, जो परिवर्तन कर सकते हैं, अमेंडमेंट, संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही कठोर होती है जिससे कि कोई भी केंद्र की सरकार आए गए कभी भी किसी भी प्रकार से संविधान के धाराओं में परिवर्तन न कर सके। कठोर प्रक्रिया में व्यवस्था यह है कि जितने राज्य हैं सभी राज्यों का व्यवस्थापिका का 2/3 बहुमत और केंद्र की व्यवस्थापिका का 2/3 बहुमत जब प्राप्त होगा तभी किसी विषय पर जो है संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। यह है कठोर संविधान। तो बेसिक एलिमेंट्स में संघात्मक शासन के लिए चाहिए सर्वोच्च संविधान, लिखित संविधान और संविधान में जो परिवर्तन की व्यवस्था है वह होनी चाहिए कठोर, कि कोई भी व्यक्ति कभी भी परिवर्तन न कर सके। परिवर्तन करने के पहले हर राज्य को पता पड़े क्योंकि उनकी सहमति भी आवश्यक है। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। अक्सर इसमें पहले ही बताया है कि केंद्र और राज्य आपस
में समझौता करते हैं और राज्य अपनी शासन करने की शक्ति अपने पास रखता है और केंद्र को शक्तिशाली बना करके शासन करने की व्यवस्था देता है। पर हमेशा आज तक इतिहास रहा है, शक्तियों को लेकर ही लड़ाई होती है, शक्तियों को लेकर ही टकराहट होती है, और ये तो मिले जुले प्रांतों से मिलकर के एक व्यवस्था है। इसलिए सबसे बड़ी बात संघात्मक शासन में जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, जो प्रिंसिपल है कि शक्तियों का बंटवारा। केंद्र के पास क्या शक्ति होगी, राज्य के पास क्या शक्ति होगी, संविधान में पूरी तरह लिखा हुआ होना चाहिए। भारत में शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। केंद्र सूची, जिसमें 97 विषय दिए गए हैं, कि इन विषयों पर केवल केंद्र ही कानून बनाएगा। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून केवल राज्य ही बनाएगा। और एक विशेष सूची है समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाने, जिस जो विषय है उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। पर यहाँ पर एक निर्देश है कि अगर केंद्र के कानून से राज्य का कानून टकराता है या उस पर किसी प्रकार का विवाद होता है तो राज्य का कानून अबॉलिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और केंद्र के कानून को ही मान्यता मिलेगी। अर्थात समवर्ती सूची में भी वरदहस्त केंद्र को प्राप्त होता है। ये भारत की व्यवस्था है। तो विश्व में जहां भी संघात्मक शासन है, संविधान में ही राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद न हो और संघीय व्यवस्था को धक्का लगे। फिर है दोहरी नागरिकता। संघात्मक शासन की एक और विशेषता है कि जब अलग अलग राज्य मिलकर के एक केंद्र बनाते हैं शक्तिशाली और अपना शासन करते हैं, एक शक्तिशाली राज्य बनाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि राज्यों को अपनी अहमता या अपना महत्व कम लगने लगे। इसलिए यहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां के आप एक नागरिक होंगे, और जो दूसरी मेन है प्रमुख नागरिकता, आप जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसकी नागरिकता होगी। तो संघात्मक शासन में रहने वाले नागरिकों को 2 नागरिकता प्राप्त होगी, जिससे राज्यों को भी लगे कि ये मेरे, प्रांतों को भी लगे कि ये मेरे प्रांत का नागरिक है। तीसरा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन में सबसे बड़ा निष्पक्ष व्यवस्था अगर कोई है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर मैंने फिर कहा कि राज्य, प्रांत और केंद्र मिलकर के शासन करते हैं। बहुत सारे प्रांत मिलकर के केंद्र को बनाते हैं, तो अक्सर शक्तियों को लेकर या अन्य कई बातों को लेकर के केंद्र और प्रांतों के बीच टकराहट हो सकती है। केंद्र और प्रांतों के बीच अगर टकराहट होती है तो ऐसी व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को दूर करे और निष्पक्षता पूर्वक उसमें न्याय प्रदान करे, और ऐसी कोई भी विवाद उपस्थित न हो कि संघीय प्रणाली को धक्का लगे। क्योंकि 1991 में रशिया में भी संघात्मक शासन था। 1991 में रशिया का जब संघीय प्रणाली टूटी, चरमराई और धाराशायी हुई, तो विश्व में संघात्मक प्रणाली को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि संघात्मक प्रणाली किसी भी प्रकार से कहीं भी गिरने न पाए। फिर है द्विसदनी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो संघात्मक शासन प्रणाली में सबसे बड़ी विशेषता है कि द्विसदनी व्यवस्थापिका होगी। व्यवस्थापिका जो होगी वो डबल काउंसिल होगी, द्विसदनी होगी, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जो है वह केंद्र का प्रतिनिधित्व करेगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। उच्च सदन जो है, जैसे भारत में राज्यसभा, अमेरिका में सीनेट, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। और जो निम्न सदन है, जैसे हाउस ऑफ कॉमन भारत में कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, और अमेरिका में प्रतिनिधि सभा कहते हैं, वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो राज्यों को कहीं ऐसा न लगे कि केंद्र में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए दोहरी व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। चूंकि अमेरिका में जब संघात्मक राज्यों का बंटवारा हुआ तो स्ट्रेट लाइनों से हुआ, कोई आड़ी तिरछी लाइनें नहीं थी, और वहां पर यही व्यवस्था है कि हर राज्य 2 प्रतिनिधि भेजेगा। इसलिए केंद्र में, सीनेट में 50 राज्य हैं तो 100 प्रतिनिधि हैं। किंतु भारत में भाषा के द्वारा, भाषाई व्यवस्था के कारण राज्यों का बंटवारा बहुत ही आड़ा तिरछा हुआ, यहाँ से यहाँ ये भाषा है, वो भाषा है। इसलिए भारत में ये व्यवस्था नहीं है कि हर राज्य से 2 प्रतिनिधि हो। यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व केंद्र में प्राप्त होता है। विशेषताएं। संघात्मक शासन की पहली विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य में
किस राज्य को कौन कौन सी व्यवस्थापिका को कार्य करने और कानून बनाने का अधिकार है, किन किन विषयों में, केंद्र को किन किन विषयों में, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। दूसरा है संप्रभु शक्ति संविधान के एवं केंद्र में। संप्रभुता, अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सोवरेनिटी, संप्रभुता क्या है। संप्रभुता वह शक्ति है जिसकी आज्ञाएं ही कानून है, जिसकी आज्ञाओं को मानने के लिए पूरा देश विवश है और जो किसी की आज्ञाओं के अधीन नहीं होता है, ऐसी शक्ति संप्रभु है। इसीलिए अक्सर प्रश्न हो आता है कि क्या किसी राज्य को, मान लीजिए भारत में है, तो क्या छत्तीसगढ़ एक राज्य है या देश है? पर छत्तीसगढ़ एक देश नहीं है, क्योंकि इसके पास भूभाग है, इसके पास जनसंख्या है, इसके पास सरकार है, पर इसके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता केंद्र के पास है। तो संप्रभुता की शक्ति संघात्मक शासन में सबसे बड़ा कानून संविधान और केंद्र में चलाने वाली सरकार के पास रहती है। तो संप्रभुता राज्यों में निवास नहीं करती। ये ध्यान देने वाली बात है कि संघात्मक शासन में सोवरेनिटी, संप्रभुता राज्यों में निवास नहीं करती। दोहरी नागरिकता, विश्व के अन्य किसी भी शासन प्रणालियों में दोहरी नागरिकता नहीं दी गई है, पर राज्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, राज्यों को अपनी स्वतंत्रता का आभास दिलाने के लिए दोहरी नागरिकता की विशेषता व्यवस्था है। एक आप उस राज्य विशेष के नागरिक होंगे और एक आप उस राष्ट्र प्रांत विशेष के नागरिक होंगे और एक आप उस राष्ट्र विशेष के नागरिक होंगे। लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान लिखित होना चाहिए और कठोर होना चाहिए। लिखी हुई बातों को कोई भी आसानी से रिमूव नहीं कर सकता है। कठोर होगा तो कोई भी सरकार आए वह संविधान में मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन करने के लिए उसे विशेष जो कठोर प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। फिर है राष्ट्रीय एकता एवं प्रांतों की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य। राष्ट्र में एकता बनाए रखना, अलग अलग राज्य, इतने सारे राज्य मिलकर के एक केंद्र बनाते हैं, इन राज्यों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बना के रखना और साथ ही साथ राज्यों की अपनी स्वतंत्रता, इन दोनों में सामंजस्य बनाने का बहुत बड़ी विशेषता है कि ऐसा बनाने के बाद यह संघीय संविधान चल रहा है और आज भी विश्व में सफलतापूर्वक भारत में, अमेरिका में, अन्य राष्ट्रों में संपादित हो रहा है। इसके बाद है द्विसदनीय विधानमंडल। अब आप बोलेंगे कि आपने बताया था द्विसदनी, तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि संघीय शासन में दोहरा शासन है। केंद्र का शासन बड़े रूप में और राज्यों का शासन छोटे रूप में। केंद्र में अगर राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति है तो राज्यों में राष्ट्र का प्रधान राज्यपाल होगा। केंद्र में राज्य का प्रधानमंत्री है देश में, तो प्रांतों में मुख्यमंत्री होगा। राज्यों में विधानमंडल की भी द्विसदनीय व्यवस्था है। संघात्मक शासन में राज्यों में भी विधानमंडल द्विसदनात्मक होगा, पर भारत में व्यवस्था है, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जिन राज्यों को द्विसदनीय विधानमंडल में रखना है वो द्विसदनीय बनाए और जिन राज्यों को एक सदनी रखना है वो एक सदनी बनाए। तो भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, बाकी सभी राज्यों में एक सदनी है। उसके बाद हम आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये बहुत बड़ी चीज है। सर्वोच्च और शक्तिशाली न्यायपालिका के साथ साथ न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उसका नॉमिनेशन, उसका चुनाव, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है या अन्य किसी तंत्र के द्वारा की जाती है, तो न्यायपालिका अपना न्याय जो है निष्पक्ष रूप से नहीं दे पाएंगे। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसमें कई सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे उनका कार्यकाल लंबा होता है, उन्हें बहुत अधिक वेतन भत्ते में दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें भविष्य की चिंता करके किसी प्रकार के न्याय की अनदेखी न की जाए और कोई भी प्रशासकीय तंत्र जो उन्हें चुनता हो या नॉमिनेट करता हो वो उन पर किसी प्रकार का प्रश्रय न डाले। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका जब रहेगी तभी संघात्मक शासन प्रणाली अच्छे से चल पाएगी। फिर है बड़े राष्ट्रों के लिए उपयोग। ये बहुत बड़ी विशेषता है। संघात्मक शासन प्रणाली को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास में, किसी क्लास में 400 बच्चे हैं, तो क्या हम 400 बच्चों को एट अ टाइम पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए हम 100 बच्चों का बैच बना के 4 बैच बना देंगे। जिससे क्यों बनाएंगे? जिससे कि हर बच्चे के पास हमारे विचारों की अभिव्यक्ति पहुंचे, हर बच्चे पर हम अटेंशन दे सके और हर बच्चा उस लेक्चर को सुने और समझे। ठीक उसी प्रकार अगर जिन जिन राज्यों के, राष्ट्रों की भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारवादी राज्य है, बहुत बड़े राज्य हैं, अगर वहां पर सिर्फ केंद्र में एक सरकार है तो राज्य के अंतिम
क्षेत्र तक सरकार के संसाधन नहीं पहुंचेंगे, सरकार के नियम कानून नहीं पहुंचेंगे, और जब वो पहुंचेंगे तब उसकी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली व्यवस्था हो सकती है। इसलिए संघात्मक शासन बड़े राष्ट्रों के लिए उपयुक्त है। केंद्र का अलग शासन और हर राज्य का अपना अपना शासन, छोटे से छोटे गांव तक में शासन व्यवस्था पहुंच जाएगी। उसकी आवश्यकताएं, उसके समस्याएं, उन सबको शासन स्थानीय स्वशासन के द्वारा त्वरित निदान किया जा सकता है। निर्बल राज्यों के लिए रक्षा। भारत दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। भारत ने भी संघीय व्यवस्था अपनाई। भारत गुलाम ही इसलिए हुआ था कि छोटे छोटे राज्य लगते हैं और हमें फूट डालो और शासन करो की नीति से हमें अलग कर दिया गया। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमको ये लगा कि अगर हम सब राज्य संगठित हो जाएंगे तो हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं, और तब सारे राष्ट्र इकट्ठे हुए और एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। तो निर्बल राज्यों को कोई भी अटैक कर सकता है, पर बहुत सारे राज्य मिलकर अगर एक राज्य बन जाएंगे तो वो शक्तिशाली होंगे। तो निर्बल राज्यों के लिए ये एक बहुत बड़ा अस्त्र है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन में केंद्र सरकार के ऊपर कार्यों का बहुत सारा बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि कार्य जो है राज्य सरकारों में बढ़ जाते हैं। हर राज्य अपनी अपनी सरकार के कार्य करते हैं, संपादित करते हैं। अभी आप ही देखिए, अभी जो कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, क्योंकि राज्यों की अपनी अपनी सरकार है। हर राज्य सरकार अपने अपने तरीके से इसकी लड़ाई में सहभागिता और कोरोना को हराने के लिए तैयार है। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने इमीडिएट डिसीजन लेकर के लॉकडाउन कर दिया और सारी सीमाएं सील कर दी, जिससे छत्तीसगढ़ सुरक्षित है। तो क्या होगा, कार्य बहुत शीघ्रता से और कार्यकुशलता से संपादित होता है। जहां एक व्यक्ति काम करेगा, एक केंद्र की सरकार काम करेगी, और जहां बहुत सारी सरकारें काम करेंगी, तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। फिर है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। बिल्कुल सही, केंद्र में बैठे लोगों को गुंडरदेही, अंजोरा, इन ऐसे देशों की, कोरबा, इन देशों की, इन राज्यों की, नगरों की, इन गांवों की क्या आवश्यकता है नहीं पता पड़ता। पर राज्य सरकारों में जो स्थानीय स्वशासन रहता है, छोटे से छोटे गांव, कस्बे, कबीले तक की स्थानीय आवश्यकताएं क्या है, वहां पर कैसी व्यवस्था है, वहां का कैसा वातावरण है, वहां की कैसी भूमि है, उन सारी बातों के और वहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसका निदान स्थानीय स्वशासन, संघात्मक शासन में बहुत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जनता को राजनीतिक सबसे बड़ा जो गुण है कि दो सरकारें हैं केंद्र में और राज्यों में, तो जनता अपने आप राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाती है। उसे किसी प्रकार की अपने अधिकार, कर्तव्य, अपनी शक्ति, सरकार के कार्य, सरकार के वादे के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है विशेषताएं। अब विशेषताएं हैं तो उसके कुछ दोष भी हैं। कुछ दोषों में पहला दोष है, संघात्मक सरकार दुर्बल सरकार बनाती है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राह। हो सकता है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के विरोध में कार्य करने लगे, और इस प्रकार जब दो समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो सरकार दुर्बल होगी और सब देश दुर्बल होगा। विदेश नीति के संचालन में आपस में बाधा। विदेश नीति, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है केंद्र सरकार के पास रहती है। तो केंद्र सरकार जब किसी वैदेशिक कार्य को करता है तो हो सकता है राज्य सरकारें जो है उस पर अपना रोड़े अटकाएं, बाधा करें, हर्डल्स लाएं, तो उतनी स्मूथली विदेश नीति संचालित नहीं हो सकती है विघटन की भारी ताकतों का। अब जब लगता है कि हम बहुत लोग जुड़े हैं, तो कई लोग जो होते हैं ऐसे विघटनकारी तत्व, वो जनता को भड़काते हैं और जनता को भड़का कर राष्ट्र में विघटनकारी व्यवस्थाओं को करते हैं कि देश को तोड़ दो। जैसे अभी कुछ दिन पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार से देश को, राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले तत्व भी कार्यरत होते हैं और ये भी समस्याएं बनी रहती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है। खर्चीली व्यवस्था, खर्चीली तो होगी ही, क्योंकि दो सरकारें हैं। दो सरकारें मतलब एक केंद्र की और जितने राज्य हैं उन राज्यों की अलग अलग सरकारें। तो डबल खर्चे, डबल इलेक्शन, डबल पदाधिकारी, बहुत ही ज्यादा खर्चीली व्यवस्था है। इसके खर्चे में कटौती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आलोचना है संकट काल के लिए अनुपयुक्त। संकटकालीन व्यवस्था के लिए इतनी सारी सरकारों में जब सिर्फ केंद्र को शासन करना है, वहां की शासन व्यवस्था को बंद करना, समाप्त करना और वहां के शासन को टेक ओवर करना संकट काल के समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग है, लंबा है। हो सकता है कि संकट काल में उतना तीव्रता से काम ना हो पाए। संविधान में परिवर्तन कठोर। अगर बहुत जरूरी आवश्यकता है, हमें इमीडिएट किसी परिवर्तन की जरूरत है, पर चूंकि यहाँ पर लिखित संविधान है, संशोधन की व्यवस्था बहुत कठिन है, तो बहुत ही लंबे प्रोसेस से जाके संशोधन होता है, तो बहुत कई बार ये लाभदायक न होकर के हर्डल्स पैदा करती है।
न्यायिक निरंकुशता। न्यायिक निरंकुशता का तात्पर्य है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देने के कारण न्यायपालिका संसद का तीसरा अंग बनने की कोशिश करती है। वह हर विधेयक को अपने पास बुला करके उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका अपना न्यायिक काम न करके संसद का काम करने लगती है। बहुत बड़ी आलोचना है, इसकी हमेशा आलोचना की जाती है। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा। तो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। राज्य अपने विकास, अपनी व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के अनदेखी करते हैं। पहले राज्य आएगा और उसके बाद फिर राष्ट्र आएगा। तो राष्ट्रीय एकता के खतरा बना रहता है, जिसको समझने पर राष्ट्रीय नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का जागरूक करना बहुत जरूरी है। और जटिल व्यवस्था, एक केंद्र की एक सरकार को समझना लोगों को कठिन लगता है। संघात्मक शासन में 2-2, 3-3 सरकारों को समझना और फिर उसकी व्यवस्था को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी कठिन और जटिल व्यवस्था है। जैसे एक सदनी व्यवस्था, एक यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो सरल होती है, और इसकी स्ट्रक्चर इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आप पूछ सकते हैं। तो ये है संघात्मक शासन। अब हम मिलेंगे कल और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट, एकल शासन।